हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और फ्रेंड्स, अभी 4:30 हुए हैं और आज जो तारीख है वो 27 दिसंबर 2022 है, यानी कि अब दिसंबर के 2-3 दिन ही, मतलब 3-4 ही दिन बचे हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी अभी आने आने वाली है। सर, बहुत रिपोर्ट आ रही है, बट कब आएगी इसका मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। बट एक चीज यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि तैयार देखिए, वैकेंसी आ जाए, जब भी आ जाए, उससे कोई इशू नहीं होता। वैकेंसी आ गई, अपनी प्रिपरेशन नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए वैकेंसी आने के बाद या आने के पहले दोनों चीजों में अपनी पे तैयारी होनी ही चाहिए। सो उसी सीरीज को हम लोग पढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज की जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है, पहले वाले जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। और फिलहाल तो मैं ये अभी ऑफलाइन कर रहा हूँ, फिर इसको मैं ऑनलाइन लाइव करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और इसमें हम लोग प्रीलिम्स मेंस दोनों को डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज में अक्सर पूछे जाते हैं, और आजकल तो ट्रेंड बदल गया, आजकल कुछ थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। तो उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, धीरे धीरे। ओके, तो चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं 27 जुडिशियल सर्विसेज से जो क्वेश्चंस आए थे पहले, उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरे जो सीरीज है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये रहा अपना, ये रहा। देखिए, ये 27 जुडिशियल सर्विसेज का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना कोई टाइम गंवाए हुए पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो ये: In which section of the Indian Evidence Act the plea of alibi is laid down? देखिए, मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश कीजिए लिख के पढ़ने का कोशिश कीजिए हमेशा। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में इस चीज को करिए। भी इंटरव्यू की तैयारी करिए, उसमें भी कीजिए, ताकि आप जब कभी इंटरव्यू में देंगे ना, सेक्शन वाइज आंसर देंगे ना, तो सामने वाले की बोलती थोड़ी बंद हो जाएगी। आपने क्या करना है, सेक्शन वाइज कोशिश करना है आंसर देने के लिए। क्योंकि अब जैसे सीआरपीसी है, सीआरपीसी में कोई पर्टिकुलर सेक्शन है तो सेक्शन का सब सेक्शन है, सब सेक्शन के अंदर क्लॉज है, सब क्लॉज है, तो ऐसे जाकर के उसका मेन कंटेंट मिलता है आपको। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर बात करें। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्ली ऑफ एलिबाई इज लेड डाउन? हिंदी में लिखा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिबी धारित किया गया है? तो बड़ा सीधा सा आंसर है, सबको पता है, सेक्शन 11। लेकिन मैं आपके लिए सेक्शन 11 यहाँ पर दिखा दूं, तो सेक्शन 11 में यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये प्ली ऑफ एलिबाई होगा। हाँ, इसका दूसरा एक तरीके से कह सकते हैं कि नाम है प्ली ऑफ एलिबी। एलिबी एक लैटिन टर्म है, उसी से ये निकल के आता है। तो एलिबी का मतलब ही होता है। और एक चीज और मैं यहाँ पर ध्यान देना लिखूंगा, ध्यान से देखने लिखूंगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने हिंदी में लिखा प्ली ऑफ एलिबी, इंग्लिश में भी लिखा है प्ली ऑफ एलिबी। यानी कि जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि ये इंग्लिश को ही इंग्लिश में लिख रहे हैं, प्ली ऑफ एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी। अगर इसके शुद्ध हिंदी निकाली जाए तो शुद्ध हिंदी निकलता है इसका अन्यत्रता का सिद्धांत। तो अन्यत्रता के सिद्धांत की बात ये नहीं लिख रहे हैं, अन्यत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, ये एलिबी की बात कर रहे हैं। तो इसका एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए कैसे, अन्यत्रता का मतलब होता है कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, उस दिन घटना के कहीं और किसी और पोजीशन पे मौजूद था, लोकेशन में मौजूद था। नाउ सी, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डे। दिस इज द क्वेश्चन। मतलब जब ये कोर्ट में है तब वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो ए नाम का कोई पर्सन है उसने कमिट किया है क्राइम। वेदर द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डे, किसी पर्टिकुलर तारीख पर। द फैक्ट दैट, फैक्ट मतलब वास्तविकता ये है कि उस तारीख को ए वाज एट लाहौर इज रिलीवेंट। तो ए कहाँ था, लाहौर में था। तो अब घटना घटी कहाँ, कोलकाता में, और वो कहाँ था, लाहौर में। तो कोलकाता में घटना घटी, लाहौर में था, तो इसको बोलते हैं अन्यत्रता का सिद्धांत। इसी को इंग्लिश में बोला गया प्ली ऑफ एलिबी। और यही प्ली ऑफ एलिबी सेक्शन 11 में इंडियन एविडेंस एक्ट में स्टीफन साहब ने रखा हुआ है। नाउ सी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल? देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है? दो टर्म आते हैं फ्रेंड्स, एक होता है एडमिशन और दूसरा होता है कन्फेशन।
ये बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है, अच्छे अच्छों को कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है। मैं यहीं पर दोनों टर्म को आपको शेयर कर दे रहा हूं एक लाइन में। एडमिशन और कन्फेशन, देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि किसी ने फोन पर कहा, सपोज कीजिए फोन पर कहा कि भाई तुम्हारे घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है, लगता है कि तेरे घर में कोई हादसा हो गया है। सपोज कीजिए आप ना है, आपका कोई दोस्त है, उसके घर पे ऐसा हुआ है, या आपके दुश्मन के घर पे ऐसा हुआ, अपने ऊपर लेने में थोड़ा तकलीफ होती है। सो फोन आया कि भाई घर पर कुछ बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, लगता है कि कुछ हो गया है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहीं और हैं, आप हैं दिल्ली में और घटना हो रही है कहाँ? झारखंड में। तो आप फोन पर कहेंगे कि जाओ भाई घर पर जाकर देख लो क्या हुआ है। तो जा करके अंदर देखते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो उसके घर वाली की डेथ हो चुकी है, वो तो पूरा क्या कहते हैं, पूरी छटपट छटपट है, मतलब आखिरी स्टेज आ चुका है। अब उसको हिम्मत नहीं हो रही है, बस ये बोले तो बोलेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, तुम क्यों फोन करके पूछ रहे हो? तो बोलेगा कि भाई मेरे को खबर आई कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, मेरी फैमिली रिलेटिव्स की खराब है, मेरी नानी दादी की तबीयत खराब है, सो जाकर देख लो काइंडली। ठीक है, तो अब गया, जाकर के देखा तो बोला कि भैया लास्ट स्टेज में है। तो उसने कहा कि हाँ तुम्हारी सो कॉल्ड रिलेटिव की तबीयत खराब है, हाँ तुम्हारी सो कॉल्ड रिलेटिव की डेथ हो चुकी है। तो ये क्या है? मतलब ये एडमिट कर रहा है, दिस इज एडमिशन। वो एडमिट कर रहा है कि हाँ ऐसा हो चुका है। लेकिन अगर इसी में उल्टा कर दें, जिस बंदे ने फोन किया या कोई और एक्स वाई जेड पर्सन है, वो ये कह दे मैंने ही मर्डर किया है, सीधा बोल दे एक लाइन में। अगर ऐसे भी नहीं बोलता है तो सीधा कन्फेस करे, कबूल करे कि मैंने ही मुक्ति दी है। बहुत बार अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल करता है अक्यूज। अक्यूज कहता है कि मैंने ही मुक्ति दी है, मैंने ही मारा है, मैंने ही मर्डर किया है, मैंने उसका वध किया। बड़ा अजीब अजीब टर्म इस्तेमाल करेगा। तो जब कहेगा कि मैंने ही किया है तो वो कन्फेशन है, और वो किसी चीज को कंफर्म कर दे कि हाँ ऐसा हुआ है, दैट इज एडमिशन। तो यहाँ कह रहा है कि अगर पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति, तो पुलिस के समक्ष किया गया कन्फेशन ग्राह्य नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। किस सेक्शन में है? तो मैं आपको सेक्शन सीधे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए आंसर सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सेक्शन नंबर 25। तो हम लोग सीधे 25 पर जा रहे हैं। देखिए ये रहा हमारे पास सेक्शन नंबर 25 सी। यहाँ रहा, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखा है कि नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। सो कोई भी कन्फेशन जो है पुलिस के, यहां देखिए क्लियर कहता है मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। तो किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया, उसके समक्ष किया गया, इसी को कहते हैं पुलिस के सामने की गई संस्कृति। तो ये कहां पर मिल रहा है? सेक्शन 25 में मिलेगा। नाउ अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर नोन एज। अब वो फैक्ट्स जो सेम ट्रांजैक्शंस को फॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? ये भी एक लैटिन टर्म आता है, इसको हम लोग सिंपल कहते हैं रेस जेस्टे। वो तथ्य जो एक ही समव्यवहार के हिस्से होते हैं, वे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं, उनको जाना जाता है किससे? रेस जेस्टे से। अब ये कहां दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो ये आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 6 में। आई एम श्योर कि आप लोगों को आंसर पता होगा। नहीं पता है जिनको, जो फ्रेशर हैं या जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं सिखा देता हूं। दिस इज सेक्शन नंबर 6, दिए रहा। तो वो तथ्य जो एक ही ट्रांजेक्शन के हिस्से होते हैं उसको हम रेस जेस्टे बोलते हैं। तो तथ्य एक ही समव्यवहार के, यहां पर समझिए क्या कहता है। ए नाम का पर्सन है, ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। मैं यहीं से आपको शेयर कर दूंगा, आराम से समझिएगा। ए जो है अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को हिंदी में अभियुक्त कहते हैं। अभियुक्त कौन है? अभियुक्त का मतलब वो पर्सन होता है जिसके ऊपर सिर्फ आरोप है कि तुमने ही अपराध किया है। अगर आप किसी पर्सन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भैया तुमने सो एंड सो करोड़ को पीटा, तुमने सो एंड सो पर्सन का मर्डर किया, तुमने सो एंड सो पर्सन की पर्स मारी, तो ये एक आरोप है। जब आपने किसी के ऊपर आरोप लगाया तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभियुक्त। जब तक कि उसको कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको सजा ना दे दे, उसको डिक्लेयर ना कर दे कि वो सच में आरोप साबित ना हो जाए किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तब तक वो अक्यूज्ड ही रहेगा। द मोमेंट किसी कोर्ट ने उसको कर दिया
तो वो क्या होगा, गिल्टी हो गया, उसको कन्विक्शन यानी उसको सजा हो जाएगी। ठीक है, सो ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। अब यहां पर बहुत सिंपल सी बात कही गई कि ए जो है बी को पीटता है, और चूंकि ए बी को पीटता है तो ए पर आरोप है कि तुमने बी की पिटाई करी है। अब पिटाई के दौरान ए ने बहुत कुछ गाली दी, माँ बहन की गालियां दी, जितनी गालियां उसके पास आ सकती थी वो सारी गालियां दी ए ने बी को, या कुछ भी कहा, वॉट एवर ही सेड। तो ए ने मार पिटाई के दौरान जो कुछ भी बी से कहा तो बाकी लोगों ने सुना, तो जिन लोगों ने भी सुना उसकी बातों को, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा होंगी। ट्रांजेक्शन क्या है, किसी को डंडे मार रहा हूं मैं, वो एक ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन हो गया, और मैं साथ में बोल भी रहा हूं, मैं गालियां भी दे रहा हूं, तो वो जो मैं गालियां दे रहा हूं वो उसी ट्रांजेक्शन का हिस्सा, और बाकी लोग सुन रहे हैं, बाकी के जो आई विटनेसेज है वो सुन रहे हैं, तो वो जाकर के कोर्ट में बोलते हैं हाँ सर वो मार रहे थे, तो सर मार रहे थे और मैंने सुना वो ऐसा कह रहे थे। तो ये क्या है, दिस इज रेस जेस्टे, इसी को रेस। अब रेस जेस्टे कहीं सेक्शन 6 में लिखा ही नहीं हुआ है, कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि रेस जेस्टे तो लिखा ही नहीं हुआ है। तो रेस जेस्टे एक अलग टर्म है जो कि यहाँ सेक्शन 6 में आया है। रेस जेस्टे इज ए लैटिन वर्ड जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व है इस सेक्शन 6 के अंदर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द टर्म जुडिशियल कन्फेशन मीन्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आया। अभी ऊपर हमने कन्फेशन की बात करी थी। देखिए कन्फेशन क्या है, कन्फेशन दो तरह का नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। कन्फेशन दो तरह का होता है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। जुडिशियल, तो जुडिशियल कन्फेशन मतलब आपको टर्म सही लग रहा होगा, तो जुडिशियल कन्फेशन का सीधा आंसर क्या होना चाहिए, इसको हिंदी में देखिए लिखा है, न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है यह पुलिस के समक्ष दिया जाता है, किसी प्रलोभन धमकी अथवा वचन के कारण दिया गया है, या किसी भी न्यायालयी अधिकारी के समक्ष दिया गया है, या किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, या किसी भी न्यायालयी अधिकारी के समक्ष दिया गया है, या किसी मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द राइट आंसर इज कि किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया है, दैट इज द फोर्थ वन, ABCD में डी। ठीक है, इट इज मेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो हम लोग कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो ये। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, इन विच सेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज फाउंड। ध्यान दीजिएगा, इन विच सेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज फाउंड। ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। मैं एक लाइन में यहाँ पर फिर भी बता देता हूँ, डाइंग डिक्लेरेशन का डॉक्ट्रिन। तो डाइंग डिक्लेरेशन, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक चीज क्वेश्चन को फील करिए और समझिए। यहाँ कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, और डाइंग डिक्लेरेशन होता है मृत्युकालिक कथन। तो मृत्युकालिक कथन का सिद्धांत या मृत्युकालिक घोषणा का सिद्धांत, ये अलग कॉन्सेप्ट है। मृत्युकालिक घोषणा हम उसको कहते हैं, या डाइंग डिक्लेरेशन उसको कहते हैं जिसमें मरने वाले व्यक्ति ने मरते समय अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में बताया हो। अगर सपोज कीजिए मेरी मृत्यु हो रही है, अब मैं अपने ऊपर लेता हूं, अगर मेरी मृत्यु हो रही है और मैं मरते वक्त अपने बारे में, अपने मरने के कारणों के बारे में बताता हूं, मैं कहता हूं कि जी मेरी मृत्यु नेचुरल हो रही है, मैं बीमारी से मर रहा हूं। मैं कहता हूं कि नहीं जी मुझे किसी पर्सन ने पीटा है उसकी वजह से मैं मर रहा हूं, तो यहाँ पर नेचुरल डेथ की बात नहीं होगी, अननेचुरल यूडी केस की बात होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि सो एंड सो किसी पर्सन ने मेरे से मारपीट किया, उसकी वजह से मैं मर रहा हूं, मेरे मरने का कारण वो है, तो व्हाट इज दैट। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तब, नहीं होगी तब वो अलग ही कहानी है। अगर मैं मर गया स्टेटमेंट देने के बाद और उसमें मैंने अपने मरने के कारणों के बारे में बताया, तो दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये एक क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन को सेक्शन
32 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जगह दी गई है। तो वही चीज यहां पर पूछा जा रहा है कि जो सिद्धांत है डाइंग डिक्लेरेशन का, उसको इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में रखा गया है। तो वो चीज यहां पर देखिए, सेक्शन नंबर 32। आपके सामने मैं एविडेंस एक्ट की फाइल खोल दे रहा हूं, ये देखिए सेक्शन नंबर रहा 32। यू कैन सी, ये हमारा है 25, 30, ये रहा 30, 31, 32 सी, दिस इज यहाँ। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहीं पर क्या होता है ना, अक्सर जब हम लोग कॉलेज में होते हैं या बाद में होते हैं तो चीजों को समझते नहीं है, डायरेक्ट क्या होता है, प्रीलिम्स का गाइड उठा लेते हैं, रटना शुरू कर दिया, परीक्षा में लिखना जाके टिक मार्क गोल गोल रंग लेंगे, पास हो गए प्रीलिम्स। अब ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है, और सेक्शन 32। अगर आप पूछोगे कि सर डाइंग डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल और सेक्शन 32, भाई मैं तो कहूंगा दोनों दो चीजें। आप मुझे यहां पर कहीं दिखा दीजिए लिखा हुआ सेक्शन 32 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कहीं लिखा हुआ है, या डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कहीं लिखा हुआ है। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। कहां है, इसमें नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन लिखा हुआ नहीं है पूरा कि डाइंग डिक्लेरेशन का ये सिद्धांत है। तो जो सिद्धांत में कहा गया है, मैं किसी बात को मानता हूं, कोई सिद्धांत है, वो सिद्धांत जो कहा गया है उस सिद्धांत को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं सेक्शन नंबर 32 में, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। ओके, चलिए, तो यहाँ पर नहीं कहीं लिखा गया है, बट उसको क्या कहते हैं कि उस जो सिद्धांत है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है सेक्शन 32 में। नाउ अब आइए ये देखिए एक नया क्वेश्चन। A sues B for ₹1000 and shows entries in his account book showing B to be indebted to him to this amount. This entry is, क्या बोल रहा है, ए ने बी पर 1000 रुपए का वाद यानी केस सूट दायर किया है, तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी यानी अकाउंट बुक में बी को इस रकम का ऋणी दर्शाया है। मतलब बी को वो पैसा देना है ए को, ठीक है। ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया और डायरी में नोट किया है कि हमने आज मान लीजिए कि 27 तारीख है, तो बोलेगा कि 27 दिसंबर 2018 या 19 या 20-21 को मैंने इसको 1000 रुपए उधार दिए थे, जो उसने नहीं रिटर्न किया। मैं उसी 1000 रुपए को वापस पाने के लिए सूट फाइल कर रहा हूं। सो नाउ अब वो उसमें क्या करता है, बी को ऋणी दर्शाता है। तो कहता है कि ये जो लिखा गया है उसकी डायरी में, ए ने जो बी के बारे में लिखा है कि भाई बी जो है मेरे पैसे ले रखा है 1000 रुपए, ये क्या है, सुसंगत नहीं है, सुसंगत है, साक्ष्य में इसका कोई मूल्य नहीं है, अस्वीकृत है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि है कि नहीं है। तो ये आपको मिलेगा, आप देखोगे तो सेक्शन 34 में आपको दिखा देता हूं। ये सेक्शन 34 से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको मैं शो करता हूँ। ये उसका इलस्ट्रेशन है, ये रहा 32, ये रहा हमारा 33, 34, दिस इज 34 जी। सामने आपको इलस्ट्रेशन मिलेगा। A shows B for ₹1000 and shows entries in his account book showing B to be indebted to him to this amount. The entries are relevant but are not sufficient. Relevant है but sufficient नहीं है, without other evidence to prove the debt. Okay, तो चलिए यहाँ पर मामला क्या हो गया, ये जो लिखा है वो सुसंगत है यानी रेलिवेंट है। क्लियर, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन इज रेलिवेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, थर्ड पर्सन का ओपिनियन रेलिवेंट होगा, लेकिन ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन में कही गई है। तो ये हमारे पास, अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर दूं तो सबको पता होगा एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन को ही थर्ड पर्सन का यहाँ पर कहा जा रहा है, तो वो है 45। यहाँ देखिए, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, ये रहा 45, और यहाँ पर आप देखिए 45 आपको मेंशन भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, सही आंसर हो गया 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट the accused
is of good character is relevant according to. So now the question is कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये फैक्ट कि जो पर्सन अक्यूज्ड है वो गुड कैरेक्टर बियर करता था, ये रिलेवेंट होगा, किस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट होगा? तो चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं किस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट होगा। तो अब चूंकि आपने अगर पढ़ रखा है तब तो ठीक है, बस हमें सेक्शन नंबर पूछ रहा है किस सेक्शन, इसको बोलते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ रिलेवेंसी वाला पार्ट, दिस इज रेलिवेंट पार्ट, यहाँ पर आपको मैं शो करके बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं। यहाँ देखिए ये रहा फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव, दिस वन इज यहाँ से कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट। सो 52, 53, 53A, 54, ये सारे जो है कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है? हमें बस इतना जानना है कि गुड कैरेक्टर, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुड कैरेक्टर, तो गुड कैरेक्टर में क्या लगेगा? यहाँ पर देखिए मैं आपको आंसर दे देता हूँ सामने से, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में गुड कैरेक्टर। तो देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, द फैक्ट दैट the accused person has a bad character is irrelevant unless लगा हुआ है, unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 54, तो ये हो जाएगा बी नंबर। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए सेकेंडरी एविडेंस, इनमें से कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, निम्न में से कौन द्वितीय साक्ष्य नहीं है? अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एविडेंस, तो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में अगर आप बात करोगे तो सेक्शन 63, सॉरी 36 बोला, उल्टा बोल दिया, 63, तो 63 में बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। एविडेंस दो तरह का निकल के आ जाएगा, एक तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री सुना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी की। लेट्स सी, देखिए मैं सेकेंडरी एविडेंस दिखा देता हूँ आपको। 63, कम ऑन 63, कम ऑन, कहाँ हो, देखो ये रहा हमारे पास 63। तो सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स, अब हम यहाँ पर देखिए इन्होंने एक बकायदा एक लिस्ट ही बना करके दे दी है, तो यही लिस्ट यहाँ पर इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, तो यहाँ देखिए कॉपीज मेड बाय द मैकेनिकल प्रोसेस कहीं दिख जाएगा आपको, दिख गया। नाउ सी, उसी तरीके से दूसरा देखिए, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल, मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल, ये भी मिल गया आपको। नाउ इसके अलावा देख लीजिए एक और प्रोसेस, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, oral accounts of the contents of a document given by a person who has himself seen it, तो ये यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा who has himself seen it, तो ये यहाँ पर सारे मिल गए आपको। ओके, आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस कहलाते हैं। सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड, अच्छा मैं एक चीज और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ, सेकेंडरी एविडेंस का जो यहाँ पर मीनिंग बताया गया है वो मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो नाउ सी, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट, तो सर्टिफाइड कॉपीज क्या हो गए? सेकेंडरी एविडेंस। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, तो मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए अगर कोई कॉपी बना करके निकाली जाती है वो हो गया आपका सेकेंडरी एविडेंस, जो कॉपी निकल रही है। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल, अगर हम ओरिजिनल के साथ जिस कॉपी को मिला रहे हैं, मिलान कर रहे हैं या उससे बनाया गया है, कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो भी हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस ही कहलाएगा। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी हमारे पास क्या है, कहलाएगा सेकेंडरी एविडेंस। और ये ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन, तो ये यहाँ पर जिसने उसने खुद ने देखी है तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस हो गया आपका सेक्शन 63, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें ये जो पार्ट है डी, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। ओके, नाउ सी, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर था नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज लेड डाउन इन। अब प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन की बड़ी अजीब सी कहानी है। अब यहाँ पर हम लोग फिलहाल उतनी कहानी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर पूरा बता देना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं क्वेश्चन में।
देखिए प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, तो 100 के ऊपर वाला पार्ट में है ये, 100 के प्लस, यानी कि 112-13 वाले सीरीज में ये है। देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ, ये रहा 113। ये डाउरी डेथ का पहले मैं आपको बता दूं कि डाउरी डेथ के जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। डाउरी डेथ क्या होता है, डाउरी डेथ के बारे में सेक्शन 304 बी इंडियन पीनल कोड में डिस्कस किया गया है। तो आईपीसी में डेफिनेशन दिया है अपराध मतलब डाउरी डेथ क्या होता है, दहेज मृत्यु क्या कही जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, नाउ वहां पर बता दिया कि डाउरी डेथ क्या होगा, लेकिन अगर डाउरी डेथ को हमें कोर्ट में साबित करना है तो सेक्शन 113 बी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिजम्पशन की बात करता है। तो दैट इज सेक्शन 113 बी। उसके आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए in civil proceedings ordinarily a civil judge is required to deliver judgments within 90 days। अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैं आप गौर करेंगे, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो टोटल क्वेश्चन थे कितने, टोटल क्वेश्चन थे 10, ओनली 10। और ये 10 के 10 क्वेश्चन किससे पूछे गए थे, एविडेंस एक्ट से। और हमारे जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन बनते हैं पूरे, अगर आप देखोगे तो 115 मार्क्स के बनते हैं, 150 नंबर के, और 150 क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से हमारे 10 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट के कंप्लीट हो गए, यानी 10 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से पूछे जाते हैं अमूमन। जब से ये शुरुआत हुई है तब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंस बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से, ये 2009 से ट्रेंड चल रहा है प्रीलिम्स का। ओके, नाउ अब 28 दिसंबर से हम लोग एविडेंस एक्ट का बिल्कुल फ्रेश जो बैच है वो शुरू कर रहे हैं। एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन दिस बैच, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी जो पहली जो डेमो क्लास होगी वो बिल्कुल फ्री होगी, बट इसकी टाइमिंग थोड़ी सी आपको मैं बता दूं, आप रजाई में बैठ करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। 6:30 से लेकर के 8:30 AM के बीच में होगी। ओके, सो एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक है, वहां पर जूम का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।